हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरी बस की नहीं, अब उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो दोस्तों, मैं मधु कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गाँव वाला में। चलिए फ्रेंड, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ते आ रहे हैं और राष्ट्रपति इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे। राष्ट्रपति का जो शर्तें हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा जो है फ्रेंड, राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होता है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो है पीछे जो पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ रहे थे फ्रेंड, राष्ट्रपति की जो अनुच्छेद है उसको हम लोग क्रम से ना याद करके एक कड़ी से जोड़ के पढ़ रहे थे। जैसे देखिए, मान लीजिए एक मार्केट में फॉर्म आया है। क्या आया है फ्रेंड? एक फॉर्म आया है। ठीक, फॉर्म भरने जाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, कितनी सीटें हैं उसमें। सीट देखते हैं, यानी कि सबसे पहले पद देखते हैं, पदों की संख्या कितनी है। ठीक, पद देखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी योग्यता क्या है। देखते हैं ना फ्रेंड की योग्यता क्या है। योग्यता देखने के बाद देखते हैं फ्रेंड कि कौन कौन निर्वाचन कराता है, कौन एग्जाम लेगा। बिहार बोर्ड से सॉरी बिहार वाले एग्जाम लेंगे, स्टेट एग्जाम लेगा या सेंट्रल लेवल से एग्जाम होगा, उसमें कौन कंपनी लेगी, टीसीएस लेगी। मतलब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कौन जो है निर्वाचन कराएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, निर्वाचन मंडल देखते हैं, यानी कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, निर्वाचन मंडल देखते हैं। जब मंडल का पता चल जाता है तो फिर हम लोग का क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है यानी कि एग्जाम होता है। जैसे हम लोग एग्जाम पास करते हैं तो हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, यानी कि एक तरह से कहिए तो शपथ आ जाता है। शपथ आता है तो फिर हम लोग देखते हैं, फिर जैसे ही शपथ ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद देखते हैं कि हम लोग कितने समय तक जो है काम करेंगे इस क्षेत्र में। अपना कार्यकाल देखते हैं। क्या देखते हैं फ्रेंड? अपना कार्यकाल देखते हैं। ठीक, देखते हैं ना फ्रेंड, कार्यकाल। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड, कार्यकाल देखने के बाद ये देखते हैं फ्रेंड कि आखिर हम लोगों को इस जॉब में जब जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या शर्तें हैं जिसको फॉलो करना है। ये नहीं कि जैसी मर्जी वैसे जिएंगे, जैसा मर्जी वैसा काम करेंगे, नहीं ना। तो यानी कि क्या क्या जो है शर्त, उसको हम लोग देखते हैं, यानी कि शर्तें देखते हैं कि क्या क्या इस जो है जॉब में क्या क्या शर्तें रखी गई है। शर्तें देखने के बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कोई भी शर्त का पालन नहीं किए, कोई भी उल्टा सीधा काम करना शुरू किए, तुरंत हम लोगों को वहां से जो है हटा दिया जाता है। ठीक, यानी कि वैसे ही जो है राष्ट्रपति में अगर राष्ट्रपति मनमानी करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, अपनी शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। ठीक, अगर मान लीजिए महाभियोग हो गया तो अगर हटा दिया गया तो फिर भी किसी भी तरह से जो है क्या दूसरी बार फिर आप उस जॉब में नहीं जा सकते हैं। क्या दूसरी बार उस फॉर्म को डाल के फिर से उस जॉब में जाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से राष्ट्रपति जो एक बार हट जाते हैं तो फिर वो जो है क्या होता है कि फ्रेंड फिर से वो चाहेंगे कि हम राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से जो एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि पुनः निर्वाचन की बात हम लोग इसमें करेंगे। क्या करेंगे? पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन। पूरा निर्वाचन करने के बाद अब जाएंगे हम लोग तो क्या देखेंगे, क्या कि आगे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, जो काफी जो है बहुत सारी शक्तियां है राष्ट्रपति के बारे में। न्यायिक शक्तियां भी है, मतलब कि हर तरह से उनको शक्तियां दी गई है, विधायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, उस सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए पद की बात करें तो हम लोग पद पढ़ लिए अनुच्छेद 52 में, योग्यता पढ़े हैं 58 में, निर्वाचन मंडल 54 में, निर्वाचन प्रक्रिया 55 में। उसके बाद शपथ हम लोग पढ़ लिए थे फ्रेंड, शपथ पढ़े थे 60 में, कार्यकाल पढ़ लिए थे 56 में। आज हम लोग शर्त, अगर शर्त की बात करें तो शर्त पढ़ेंगे हम लोग 59 में। ठीक, महाभियोग पढ़ेंगे 61 में, और उसके बाद पुनः निर्वाचन पढ़ेंगे 57 में। ठीक, इस तरह से हम लोग फ्रेंड आज हम लोग इस तीन अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शर्त, महाभियोग और पुनः निर्वाचन 59, 61, 57, ये 3 अनुच्छेद इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बाकी हम लोग ये जितने भी आप लोग 5 अनुच्छेद दिख रहा है, 6 अनुच्छेद, इस सबको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, तो चलिए अपना अगला क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शर्त के बारे में देखते हैं कि आखिर जो है राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी शर्तें हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक होता है योग्यता, जो कि एग्जाम, जो कि जो है राष्ट्रपति चुनाव में जाने से पहले उसको पूरा करना होता है, योग्यता। और शर्तें क्या होती है कि जब आप राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए तब आपके लिए कुछ शर्तें रखी जाती है। ठीक, तो वो शर्तें जो है वो किस में आ जाएगा, तो अनुच्छेद 59 में आ जाएगा, और जो योग्यता है वो 58 में है, याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड, तो शर्तें जो है वो राष्ट्रपति बनने के बाद लागू होता है। ठीक, यानी कि अनुच्छेद, अगर हम लोग अनुच्छेद
59 की बात करते हैं तो इसमें क्या दिया गया है, शर्तें दी गई है। क्या दी गई है, राष्ट्रपति की शर्तें। क्या दिया गया है फ्रेंड, शर्तें दी गई है। ठीक, और इस शर्तों में क्या क्या शर्त रखी गई है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला शर्त क्या रखा गया है कि वो लाभ के पद पर अब नहीं होना चाहिए। ठीक, वो तो योग्यता में भी कही गई थी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है क्या योग्यता से क्या भिन्न है फ्रेंड, तो देखिए उसमें कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए, कहा गया था योग्यता में। लेकिन इस शर्त में क्या कहा गया है कि ना ही आप लोकसभा के सदस्य रहिएगा, ना राज्यसभा के सदस्य रहिएगा, ना राज्य विधानसभा के सदस्य रहिएगा। यानी कि आप किसी भी सभा के, किसी भी सदन के सदस्य के रूप में नहीं रह सकते हैं। अगर आप है, मान लीजिए आप राज्यसभा के सदस्य हैं या आप जो है राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, तो आपको त्याग पत्र देना होगा। ये बातें इसमें कही गई है। तीसरा बात क्या किया गया है कि अगर आप राष्ट्रपति बन गए हैं तो आपको राष्ट्रपति आवास दिया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए जो सारी सुविधाएं संविधान में की गई है वो सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। एक और बात की गई है, इसी में कहा गया है वेतन के बारे में। क्या कहा गया है फ्रेंड, वेतन के बारे में, उपलब्धियां के बारे में। तो जो है आपको राष्ट्रपति को महीने में जो है, महीने पर महीने जो है 5 लाख उपलब्धियां दी जाएगी, यानी कि वेतन दिया जाएगा। ये शर्तें जो है वो इसमें रखी गई है। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का वेतन किस अनुच्छेद में है, तो 59 में है। अगर हाई लेवल के एग्जाम ये पूछता है कि राष्ट्रपति से संबंधित शर्तों की जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है, तो 59 में दी गई है। याद रहेगा फ्रेंड। तो चलिए, पहली शर्तें क्या है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। पहली शर्तें क्या है, लाभ के पद पर ना हो, वो तो पहले भी बता दिया गया है, योग्यता में भी। ठीक, दूसरी बात क्या की गई है कि आप राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा के सदस्य ना हो, के सदस्य ना हो। अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, तो आपको त्याग पत्र देना होगा जब आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक फ्रेंड, उसके बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे कि आपको जो है सारी सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि राष्ट्रपति आवास मिलेगा। बहुत अच्छी बात, राष्ट्रपति आवास दिया जाएगा और राष्ट्रपति आवास और सारी सुविधाएं मिलेंगी, और सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक फ्रेंड, उसके अलावा चौथा बात क्या किया गया है कि आपको मासिक रूप से, यानी कि पर मंथ 5 लाख रुपया पर माह दिया जाएगा उपलब्धियां। उपलब्धियां या वेतन के रूप में। तो ये चारों बातों को आप लोग को ध्यान देना है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखिए वेतन की बातें जो है वो इसी अनुच्छेद में 59 में ही की गई है। तो क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति से वेतन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 59 है। अगर हाई लेवल के एग्जाम में जाइएगा तो उसमें पूछता है कि राष्ट्रपति से संबंधित शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 59 में ही है। उसके हवाले पूछ देगा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आवास मिलेगा, वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 59 में। एक राष्ट्रपति ना राज्यसभा के सदस्य होना चाहिए, ना लोकसभा के सदस्य होना चाहिए, ना विधानसभा के सदस्य होना चाहिए। ये किस में कहा गया है, तो 59 में। ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक फ्रेंड, तो ये था अनुच्छेद 59। आगे हम लोग मान लीजिए जब हमारा शर्त हो गया, जब हम इन शर्तों का उल्लंघन करेंगे, इसके अलावा अगर इस शर्त का उल्लंघन करें, कहने का मतलब है कि हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो अगर राष्ट्रपति इन शर्तों का या संविधान के किसी भी पॉइंट का उल्लंघन करते हैं तो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसको हम लोग कहते हैं क्या, महाभियोग। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाभियोग। ठीक, अब राष्ट्रपति जो है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है अपने संविधान का उल्लंघन करना शुरू कर दिए, तब उनको हम हटाएंगे। क्यों फ्रेंड, तो हटाना शुरू करें हम लोग, महाभियोग लगाएंगे। इस बात को आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, शर्तें के बारे में हम लोग डिस्कस करिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाभियोग। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, महाभियोग शब्द जो है वो अनुच्छेद 56 में ही बता दिया गया है। जैसे हम लोग कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाए, जब वो त्याग पत्र दे दे या उन पर महाभियोग लग जाए। यानी कि महाभियोग शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 56 में ही कर दिया गया है। लेकिन जो है महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में, कि कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, वो प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 61।
ठीक फ्रेंड, इसमें क्या कहा गया है, महाभियोग। राष्ट्रपति पर क्या कहा गया है, महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर अब लगेगा महाभियोग। ठीक फ्रेंड, देखिए ये महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी होती है और जटिल होती है, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया भी तो लंबी जटिल है, तो उनको हटाने की भी तो प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी। तो वही महाभियोग की प्रक्रिया एक लंबी, ये नहीं कैसे भी करके आप हटा सकते हैं राष्ट्रपति को, कह दिए कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो इनको हटा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है जिसको आपको फॉलो करते हुए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक फ्रेंड, तो चलिए वो क्या प्रक्रिया है समझते हैं एक कहानी के माध्यम से, अपने पारिवारिक कहानी के माध्यम से। देखिए, अगर मान लीजिए कहानी है फ्रेंड, कहानी तक ही सीमित रखिएगा, बस आप लोग को याद कराने के लिए कहानी सुना रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक, वो अपने घर, देखिए किसी भी घर का एक कायदा कानून बनाया जाता है कि आप इसी तरह से जिएंगे, इस तरह से खाएंगे, ये से रह जाएगा, ये काम मत कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, ऐसा एक नियम कानून बना दिया जाता है, घर के बड़े लोग बना देते हैं। अगर कोई लड़का है जो कि अपने घर के नियमों का उल्लंघन कर देता है, ठीक, मान लीजिए कि पिताजी की मर्जी के बगैर वो किसी से शादी कर लिया या शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी है, ठीक, तो संविधान तो उसको अधिकार पूरा देता है, लेकिन हम घर की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अब पिताजी हो जाएंगे नाराज, कहेंगे कि ना बबुआ, हमारे हमारे नियम के उल्लंघन, हमारे नियम का उल्लंघन मत करना, हम कह रहे हैं किसी और से शादी ना करके इसी से शादी करना है। ठीक, तो बेटवा तो एकदम जिद पड़ गया है कि हम करेंगे तो इसी से करेंगे। तो उस समय क्या होता है फ्रेंड कि अब पिताजी क्या कहेंगे, करना है तो कर लो, लेकिन हम तुमको जायदाद नहीं देंगे। जब जायदाद की बात कर देते हैं तो पिताजी क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं ना भाई जायदाद से हटा दीजिएगा। जायदाद से हटाने के लिए जो है आप थोड़ा कि घर से पूछिएगा, मतलब थोड़ा गरीब अपने फैमिली में जो है मीटिंग कीजिएगा कि हाँ इसको हम हटाना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे पिताजी, हमारे हम लोग के घर में क्या होता है, दो सदन होती है, दो फैमिली, एक होता है पिताजी का मंडली और एक होता है माता जी की मंडली, होती है कि नहीं फ्रेंड किसी के भी घर में। ठीक, तो पिताजी क्या किए, पिताजी जो है वो गुस्सिया गए, बोले कि हम इसको जायदाद से हटाएंगे। ठीक, तो उन्होंने अपने घर के सारे बड़े बड़े लोगों का जो है क्या मीटिंग बुलाए, सब लोगों को बैठाए एक जगह और बोले कि देखिए ये ऐसे कर रहा है और हम इसको अपने जायदाद में शामिल नहीं करेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक, तो बाकी फैमिली लोग क्या बोले कि चलिए ठीक है, अगर फैमिली लोगों में से जितने सदस्य इसमें शामिल है उसका 1/4 अगर सदस्य जो है मत दे देते हैं कि हाँ इसको जो है जायदाद से बाहर कर दीजिए, तो जो है ये जब जैसे ही यहाँ से 1/4 मत से ये पास होगा, यहाँ से निकलेगा, तो फिर यहाँ से जो है क्या कहा जाएगा, घर के लोग कहते हैं कि जो इसमें सपोर्ट नहीं किए हैं, जो 1/4 ही बहुमत है जो नहीं दिए हैं, वो क्या कहेंगे, एक बार अपने बेटा से जो है पूछ लीजिए, फिर से उसको एक बार समझा दीजिए कि क्या गलती करने, क्या मतलब गलती करने जा रहा है, उसको एक बार समझा दीजिए, हो सकता है समझ जाए। तो उसके लिए पिताजी क्या करेंगे, 1/4 बहुमत से इसी बात को ले जाएंगे और अपने बेटा जी के पास कहेंगे, बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है बेटा, ठीक, अब बेटा जी से कहेंगे कि बेटा देखो हम तुमको दे दिए हैं, बातें ऐसा है कि आप समझ जाइए, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे जायदाद से। ठीक, तो बेटा के पास ये सूचना भेजी जाती है, कहाँ भेजा गया फ्रेंड, बेटा के पास। बेटा ने क्या कहा, बेटा एकदम जिद पर अड़ गया था, बोला ना, चाहे आप जायदाद दीजिए चाहे मत दीजिए, हमको घर से निकाल दीजिए, पर शादी तो हमको उसी से करना है। बेटा क्या करेगा, अपने पक्ष रखने के लिए पिताजी बोले कि देख तोरे पास ज्यादा समय नहीं थे, 14 दिन के मोहलत देते, नहीं 14 दिन में तू जवाब दे दे कि तोरा छोड़े के बा कि नहीं के छोड़े के, ना तो अगर शादी कैले तो हम जायदाद ना दे। 14 दिन का मोहलत दिए, कितने दिन के मोहलत दिए, 14 दिन। ठीक, 14 दिन के पहले बेटे को जवाब दे देना है। तो बेटा क्या करेगा फ्रेंड कि बेटा सोचा कि जो अपना विचार जो है वो रखने के लिए क्या किया, या तो खुद आ जाया, खुद तो जाता ही नहीं है, बड़ा लड़का सब डरता है पिताजी से, कहीं चप्पल जूता ना उठा ले, तो डर के मारे लड़का, या तो लड़का जा सकता है, अगर नहीं गया तो वो किसको भेजता है, पापा के परी को, किसी को भेजेगा, पापा के परी को, यानी कि अपनी सिस्टर को भेजता है कि तुम ही लेके जाओ, लेकिन कभी अपने फ्रेंड को नहीं भेजेगा, क्योंकि वो जानता है कि फ्रेंड एगो में दूगो लगा देगा, फिर काम गड़बड़ा जाएगा। यानी कि जो है या तो खुद जाएगा या किसी पीठासीन अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति जो है अपने पक्ष रखने के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए फिर अगर जो है बेटा यहाँ पे पक्ष रखने के लिए आ गए, या खुद आया या अपने सिस्टर को भेज दिया, फिर क्या होता है कि पिताजी जो है फिर भी वो अपने पक्ष में बोल दिया कि हमको जो हम शादी तो उसी से करेंगे, फिर पिताजी बोले कि इसका पक्ष गलत है, ये नहीं मान रहा है, फिर क्या करेंगे,
पिताजी फिर बोलेंगे कि हटिया गया है, तो हम भी हटिया गए हैं। अब क्या करेंगे, फिर इसको जो है यहाँ से 2/3 मत के साथ अपने पूरे परिवार जो जितने भी मीटिंग में बैठाए हुए हैं उसके 2/3 बहुमत के साथ इसको पास कर देंगे। बोले कि हम एकदम पूरी तरह से पास कर दिए हैं कि हम इसको जायदाद से हटाएंगे। फिर आता है भाई एक और सदन है जो मम्मी की मंडली है। अगर मम्मी से नहीं पूछिएगा तो बवंडर आ जाएगा घर में। क्यों फ्रेंड? तो फिर पापा बोले कि चलो एक बार मम्मी के भेज दिया। यहाँ से जो है रिपोर्ट कहाँ आता है, माता जी के पास। ये पास होने के बाद जो है विधेयक कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। पास होने के बाद जो बातें हैं वो कहाँ आएंगी, ये जो है मान लीजिए माता जी के पास आया। माता जी बोली कि बात तो सही है, बेटा जो है गलती करने जा रहा है, उसको समझा रहे हैं, फिर भी वो समझ नहीं रहा है, तो क्या किया जाएगा, एक ही रास्ता है। अगर मान लीजिए ये माता जी भी मान गई, माता जी की मंडली भी मान गई, ठीक, तो माता जी के मंडली से अगर मान गई माता जी, तो यहाँ से भी 2/3 बहुमत से अगर ये पास कर दी कि हाँ इसको निकाल दीजिए जायदाद से, तो क्या होगा, तब बेटवा को अपने जायदाद से हटना ही होगा, हट जाएगा। क्या करेगा, उसको जायदाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक कहानी होता है, प्रोसेस होती है, जिससे हम लोग राष्ट्रपति के महाभियोग को लगा सकते हैं। ठीक, तो ये बातें अगर ये कहानी आपके दिमाग में बैठ गई है तो फिर आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग को। देखिए, अगर इसी तरह से देखिए तो राष्ट्रपति क्या होता है फ्रेंड, राष्ट्रपति में अभियोग लगाने के लिए हम लोग सदन, संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, होता है ना फ्रेंड। 2 सदन हमारे संसद में होते हैं। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन से इसकी शुरुआत हो सकती है। ठीक, और जो सदन इसकी शुरुआत करेगा उसको हम लोग उच्च सदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उच्च सदन। ये मत समझिए कि हम उच्च सदन बोल रहे हैं तो राज्यसभा नहीं। अगर जो है जो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, किसी भी सदन में अगर जो शुरू कर रहा है महाभियोग की प्रक्रिया, उस सदन को बोला जाएगा उच्च सदन। ठीक फ्रेंड, तो मान लीजिए कि ये प्रक्रिया जो है वो राज्यसभा से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई, राज्यसभा से। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो उसको ऐसे ही नहीं शुरू कर देगा, उसको कितना मत चाहिए, 1/4, यानी कि उसके कुल संख्या का जितने जितने राज्यसभा में सीटें हैं उसके जितने सदस्य की संख्या है उसमें उसके 1/4 बहुमत से उसको जो है पास करके कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास। कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास। यानी कि 1/4 बहुमत से वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे बैठे हुए हैं राष्ट्रपति। ठीक फ्रेंड, तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक, तो जाएगा तो बोला जाएगा कि 14 दिन के पहले आपको अपने पक्ष में मत रख देना है। ठीक, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति, कितने दिन के पहले, 14 दिन पूर्व, 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति को अपना जवाब जो है, अपना पक्ष जो है वो इस सदन में भेजना होगा। ठीक ठीक, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति, या तो खुद आ सकते हैं या तो खुद आ सकते हैं या वो किसी अपने पीठासीन अधिकारी को भेज सकते हैं। ठीक फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे एक शर्त याद रखिएगा कि ये अटॉर्नी जनरल को कभी नहीं भेज सकते हैं। यहाँ पे ये शर्त है कि राष्ट्रपति अपने पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल को नहीं भेज सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो या तो खुद आ सकते हैं या अपने किसी पीठासीन अधिकारी से यहाँ पे अपने पक्ष रखने के लिए भेज सकते हैं। जब यहाँ पे पक्ष रखे, जब पक्ष इनका भी, तो फिर भी राज्यसभा को इनका पक्ष जो है वो गलत लगा। ठीक, फिर गलत लगा, फिर भी सही नहीं लगा राज्यसभा को इसकी शर्त, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको जो है 2/3 बहुमत से पूरी तरह से इसको पारित कर देंगे। कितना कर देंगे, पारित कर देंगे 2/3 बहुमत से। ठीक, और जैसे ही पारित करने के बाद इसको भेजेंगे कहाँ पे, राज्यसभा में। कहाँ भेजेंगे, दूसरे सदन में। कहाँ भेजेंगे, दूसरे सदन में। तो जहां से प्रक्रिया शुरू होती है उसको हम लोग कहते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं, उच्च सदन। और जहां दूसरी बार जो है पारित होकर के प्रक्रिया दूसरे सदन में जाती है, इसको हम लोग कहते हैं जांच सदन। क्या कहते हैं फ्रेंड, जांच सदन, क्योंकि ये जांच करता है। क्या करता है, जांच करता है कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो शुरू की गई है, कि जो महाभियोग जिस कारण से लगाया जा रहा है ये सही है कि नहीं, तो ये जांच करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जांच सदन। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से जो है दूसरे सदन में आया, जांच सदन में। कहाँ पे आया, जांच सदन में। अगर जांच सदन को भी यही लगा कि नहीं राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन किए हैं, राष्ट्रपति गलत किए हैं, तो क्या किया जाएगा, अगर यहाँ पे भी राष्ट्रपति गलत हो गए, दोषी साबित हो गए, तो यहाँ पे जो है यहाँ से भी 2/3 बहुमत से इसको पुनः पारित कर दिया जाएगा। और जब यहाँ से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे, अपने पद से हट जाएंगे,
समझ में आ गया फ्रेंड। यानी कि हुआ क्या, प्रक्रिया क्या हो कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया वो किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। जिस सदन से शुरू होगा उसको हम लोग उच्च सदन कहेंगे, और वहां से शुरू होता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो वहां पे जो है पास करने के लिए इसको 1/4 बहुमत, सदस्यों की संख्या का 1/4 बहुमत से उसको पास करना होता है। पास करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अपने पक्ष रखने के लिए खुद आएंगे। 14 दिन के पूर्व ही उनको आना है, खुद आएंगे या किसी अपने पीठासीन अधिकारी को भेजेंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल को नहीं भेजेंगे। उसके बाद अगर अपना पक्ष रखे फिर भी जो है उच्च सदन को लगा कि नहीं ये गलत ही कर रहे हैं, तो पुनः इसको 2/3 बहुमत से पास कर देगा, पारित कर देगा, और फिर इसको भेजेगा दूसरे सदन में, जांच सदन में। और जांच सदन में जाएगा तो जांच होगा, और अगर यहाँ पे राष्ट्रपति दोषी पाए जाएंगे तो पुनः इनको 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया जाएगा, और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है कहाँ पे, तो महाभियोग में। ये पूरी प्रक्रिया है जो महाभियोग की होती है। तो समझ में आ गया फ्रेंड। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया। तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक फ्रेंड, चलिए अब क्वेश्चन उठता है फ्रेंड कि क्या राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो इसमें समय लगता है फ्रेंड, यानी कि एक दिन में ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, काफी समय लगता है। तो समय लगता है तो क्या इसके दरमियान अगर मान लीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया खत्म होने में 20 दिन लगा, मान लीजिए अगर 20 दिन लगा तो क्या 20 दिन में राष्ट्रपति की सारी सेवाएं छीन ली जाएंगी, राष्ट्रपति का वेतन छीन लिया जाएगा? नहीं फ्रेंड, जब तक से राष्ट्रपति पर महाभियोग लग नहीं जाता, अपने पद से हट नहीं जाते हैं, तब तक से ना ही उनकी सेवा में कटौती होगी, ना ही उनकी सुविधाओं में कटौती होगी, और ना ही उनके वेतन में कटौती होगी। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि जो है महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की सुविधाओं पर, उनके वेतनों पर, उनकी जो है शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। दूसरी बातें क्या है फ्रेंड कि अगर मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति है, अब अगर राष्ट्रपति जो है किसी भी परिस्थिति में, क्या अगर मान लीजिए अभी कोरोना काल आया था, कितने लोगों ने अपने वेतन को छोड़ दिए थे, यानी कि किसी भी अगर वो मन चाहे तो कर सकते, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति के वेतन में कभी कटौती नहीं की जा सकती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत के किस पद पर बैठे व्यक्तियों के वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती है? तो है हमारे राष्ट्रपति। किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनके वेतन में कटौती नहीं होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। ये था राष्ट्रपति की पूरी महाभियोग की प्रक्रिया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए अब हम लोगों ने शर्तें देख लिया। शर्तें देखने के बाद जब शर्त का उल्लंघन किया तो हम लोगों ने महाभियोग भी लगा लिया। जब महाभियोग लगा लिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं पुनः निर्वाचन। क्या पढ़ेंगे? फिर से निर्वाचन पढ़ेंगे। एक बार तो हट गए, फिर निर्वाचन पढ़ेंगे, पुनः निर्वाचन। तो इसकी जो है पुनः निर्वाचन की जो बात है वो अनुच्छेद 57 में की गई है। किसमें की गई है फ्रेंड? अनुच्छेद 57 में। महाभियोग 63 में था, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 57। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? अनुच्छेद 57। तो हम लोग को अब पढ़ना है अनुच्छेद 57 के बारे में। इसमें क्या किया गया है फ्रेंड? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन। क्या किया गया है? पुनः निर्वाचन। हम लोग तो एक बार हटा दिए ना फ्रेंड। अब हम लोग क्या करेंगे? इनका पुनः निर्वाचन होगा। तो ये बातें क्या की गई है कि हमारे ये जो अनुच्छेद 57 है इसमें कहा गया है कि ये भारत की जो कोई भी व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी बार भी बन सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं रखा गया है। जैसे कि हम यूएसए में रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 ही बार चुना सकता है, लेकिन हमारे जो है संविधान में ऐसा कोई लिमिट नहीं बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, क्या बोलते हैं, चुनाव हो सकता है, उसका निर्वाचित हो सकता है। ठीक, तो ये बातें पुनः निर्वाचन में की गई है। क्या की गई है फ्रेंड कि कोई भी कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना सकता है। मतलब कि कोई सीमा नहीं है कि आप एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, एक व्यक्ति 3 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे संविधान में कोई लिमिट नहीं बनाया गया है। ठीक फ्रेंड, तो ये बातें कही गई है किसमें? तो अनुच्छेद 57 में, पुनः निर्वाचन में। ठीक फ्रेंड, तो ये था आज हम लोग का क्लास। हम लोग इसमें क्या पढ़ लिए?
अनुच्छेद जो है कि सबसे पहले शर्त पढ़ लिए तो 59 पढ़ लिए, फिर शर्त का उल्लंघन किए तो महाभियोग लगा दिए 61 में। उसके बाद हम लोगों ने पुनः महाभियोग करके हटा दिए तो पुनः निर्वाचन कर लिए थे अनुच्छेद 57 में। और इस तरह से हम लोगों ने पूरा राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को पढ़ लिया। अब मात्र एक अनुच्छेद बचा है, वो है अनुच्छेद 53। ठीक फ्रेंड, और उसमें है राष्ट्रपति की शक्तियां, जो हम लोग एक वीडियो में पूरे शक्ति को खत्म कर देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की विधायिकी शक्ति भी है, कार्यपालिका शक्ति भी है, न्यायिका शक्ति भी है। तो इस तरह से हम सारे शक्तियों को जो है एक वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद को। ठीक, इस बात पे आप लोग को ध्यान देना है। चलिए, हम लोग कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़े हैं? अनुच्छेद 52 पढ़े हैं, 58 पढ़े एक साथ, फिर 54 पढ़े, फिर 55 पढ़े, फिर 60 पढ़े हैं, फिर 56 पढ़े हैं। इस तरह से पढ़े हैं। फिर आज हम लोग कौन सा पढ़ लिए? 59 पढ़ लिए, 61 पढ़ लिए, 57 पढ़ लिए। इतने सारे अनुच्छेदों को पढ़ लिए हैं। 52 में क्या रखा गया था? पद, राष्ट्रपति का एक पद होगा। 58 में योग्यता, क्या की गई थी फ्रेंड? योग्यता। 54 में क्या किया गया था? निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। 55 में क्या किया गया था? निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया। 60 में क्या कहा गया था फ्रेंड? 60 में बताइए जल्दी, क्या कहा गया था? तो शपथ। क्या कहा गया था? शपथ। 56 में क्या कहा गया था? कार्यकाल, कार्यकाल। ठीक। 59 में क्या कहा गया था फ्रेंड? अभी पढ़ ले हम लोग, शर्तें पढ़ लिए, शर्त, और इसी में जो है वेतन के बारे में बात की गई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 61 में महाभियोग, क्या हो गया फ्रेंड? महाभियोग। और उसके बाद 57 में क्या किया गया है? पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। देखिए फ्रेंड, हम लोग एक तरह से देखिए तो बस इसमें एक ही अनुच्छेद नहीं है, वो है 53। एक ही इसमें एक ही अनुच्छेद गायब हुआ है, वो है 53। और 53 में बात की गई है शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, जो कि शक्ति काफी ज्यादा है। विधायिकी, न्यायिकी, कार्यपालिका, सब तरह की शक्तियां इनको दी गई है, जिसको हम लोग एक वीडियो में समझेंगे। तो 52 पद, 58 योग्यता, 54 निर्वाचन मंडल, 55 निर्वाचन प्रक्रिया, 60 शपथ, 56 कार्यपालिका, 59 शर्त या वेतन, 60 महाभियोग, 57 पुनः निर्वाचन। इसको इस कड़ी से जोड़ करके आप लोग को याद रखना है। ठीक फ्रेंड, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे और अनुच्छेद 53 को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों को जानेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।